Hello and welcome everyone to the 8th video of 10 में 10 सीरीज। हम इक्वेशंस यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे थे। लीनियर इक्वेशंस पे एक वीडियो हमने किया है। सो टुडे इज द सेकंड वीडियो फॉर लीनियर इक्वेशंस। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आज भी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद 10 मोर क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1। 5 years ago the age of a man was 7 times the age of his son. The age of the man will be 3 times the age of his son 5 years from now. How old is he now? अभी देखो एक चीज दिख रही है, दो डेटा है मेरे पास, 5 years ago, ठीक है, और 5 years from now, मतलब 5 years hence। ये दो डेटा है मेरे पास, ठीक है, राइट। सबसे पहली बात, 5 years ago और 5 years hence पे जाने में 10 साल का इजाफा होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो आदमी है, जो मैन है, उसकी एज सन की 7 टाइम्स थी 5 years ago, मतलब मैन की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी किसी नंबर की, राइट। और 5 साल बाद में जो मैन की एज होगी वो 3 गुना होगी किसी नंबर की, किसी नंबर मतलब उसके सन की एज की। तो एक बात मुझे साफ दिखनी चाहिए कि जो भी मेरे मैन की एज है, 5 उसमें से 5 घटा दूं, प्रेजेंट एज में से अगर मैं 5 घटा दूं तो वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 बढ़ा दूं तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसने मेरे से पूछा है हाउ ओल्ड इज ही नाउ, यानी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ऑप्शन में मुझे प्रेजेंट एज दे रखी है, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में से अगर हम 5 घटा दें तो 35 आता है, जो कि 7 से डिविजिबल, और अगर हम इसमें 5 बढ़ा दें तो 45 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस कैन बी एन आंसर। 30 देखो, इसमें से 5 घटाया तो 25 आता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें से आपने 5 घटाया तो 30 आता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो अभी मेरा आंसर खाली ए या डी हो सकता है। अब मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मान लो कि फादर की जो एज है, जो मैन है, उसकी एज मान लो कि प्रेजेंट एज 40, ठीक है, प्रेजेंट एज, राइट। तो 5 years अगो कितनी होगी, लिख सकता हूं मैं, 5 years अगो कितनी होगी 35, और 5 years हेंस कितनी होगी भाई, 5 years हेंस कितनी होगी 45, ऑलराइट। अभी आप ये देखो कि उसका जो सन होगा, ठीक है, उसकी एज कितनी होगी, 5 years अगो उसकी एज कितनी होगी, उसने बता रखा है ना 7 टाइम्स थी, इसका मतलब ये 5 होना चाहिए। इसको डिवाइड बाय 7 किया, और इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो ये 15 होना चाहिए। अभी हमने पीछे देखा था कि इजाफा कितने का होना चाहिए, 10 साल का। 10 साल का इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सन की एज में हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो वहीं से ही चेक हो गया कि भाई इंटू 7 इंटू 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बाकी इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। For what value of k the pair of equations 9x plus 4y is 9 and 7x plus ky is 5 has no solution? भाई तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हम बोलते थे कि नो सोल्यूशन कब होता है किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का, जब कोएफिशिएंट्स का रेशियो, x कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू y कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज नॉट इक्वल टू z कोएफिशिएंट्स का, मतलब कांस्टेंट्स का रेशियो, ठीक है। तो ये x कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, ये y कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, और ये कांस्टेंट्स का रेशियो। तो अगर पहले दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो फिर हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। सो लेट अस चेक इट हियर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, 9। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, 7। शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, 4। कोएफिशिएंट ऑफ y हियर, k। शुड नॉट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 9 हियर, मतलब कांस्टेंट हियर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हियर 5। तो भाई देखो, वैसे भी 9/7 तो 9/5 के बराबर नहीं है, मतलब ये तो सेटिस्फाई हो ही गया, क्योंकि बराबर तो ये नहीं है। मतलब अब खाली ये सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वील गेट 9k इक्वल टू 28, सो k इक्वल टू 28 अपॉन 9। सो व्हाट इज द आंसर, 28 अपॉन 9 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. एक तो मंथली सैलरी और एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट। If his salary was rupees 1500 after 4 years of service, भाई 4 साल के बाद व्हाट इज द सैलरी, 1500, ठीक है। और 10 साल के बाद व्हाट इज द सैलरी, 1800। 10 इयर्स के बाद में इट इज 1800। तो एक बात तो पक्की हो गई, 4 से 10 पे जाने का मतलब 6 साल का इजाफा हुआ। तो 6 साल में इसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 300 रुपए। इसका मतलब 6 साल में 300 रुपए अगर इंक्रीमेंट लगा तो एक साल में 50 रुपए का इंक्रीमेंट लगा कि नहीं लगा। तो जहां तक इंक्रीमेंट का सवाल है, इट इज 50 रुपीज। इंक्रीमेंट तो 50 रुपीज हुआ, पक्की बात है, यानी ऑप्शन सी तो गया, ठीक है। अब रही बात कि इंक्रीमेंट अगर 50 रुपीज है और 6 साल में उसकी सैलरी 300 बढ़ी, राइट। और फिर यहां देखो 4 साल में उसकी सैलरी कितनी है, 1500। अब आप देखो भाई
4 इयर्स में 1500 उसकी सैलरी हुई, ठीक है। तो 4 इयर्स में 4 बार इंक्रीमेंट लगा होगा, यानी 4 इंटू 50 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगा होगा ना उसको, उसको 200 रुपए का तो इंक्रीमेंट लगा होगा, लेकिन उसकी सैलरी 1500 है, इसका मतलब 1300 उसकी फिक्स सैलरी हुई कि नहीं हुई? 1300 उसकी फिक्स सैलरी हुई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, which is 1350. 1300 is the fixed salary and 50 is the increment. All right, let's go to the next question. Question number 4. A number consists of 2 digits and is 7 times the sum of its digits. ठीक है, when 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. पहले हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। 27 घटाने पे डिजिट्स रिवर्स होनी चाहिए। पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन अप्रोच ऑब्वियसली। 63 में से 27 घटाया तो 36 आता है, मतलब डिजिट्स रिवर्स हो गए, डिजिट्स रिवर्स हो गए, मतलब ये आंसर हो सकता है। 36 में से 27 घटाया तो ये तो 9 आया, तो डिजिट्स रिवर्स नहीं हुए, मतलब ये आंसर गलत है। 56 में से 27 घटाया तो आया 29, मतलब डिजिट्स रिवर्स नहीं हुए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो है ओनली ए। अब ए के लिए मैं चेक कर लेता हूं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि हमारा जो नंबर है वो उसके सम ऑफ डिजिट्स का 7 गुना होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स का 7 गुना होना चाहिए। भाई 63 में व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स? इट इज 6 + 3 यानी 9, ठीक है। तो क्या ये नंबर इस 9 का 7 गुना है? क्या ये नंबर इस 9 का 7 गुना है? बिल्कुल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Find a fraction which becomes half when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator. भाई हमें एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए जिसमें अगर हम न्यूमरेटर में एक घटाएं, न्यूमरेटर में से एक घटाएं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ लें तो हमारा फ्रैक्शन हाफ हो जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं न्यूमरेटर में से 7 घटाऊं और डिनोमिनेटर में से 2 घटाऊं, अब की बार दोनों में से घटाना है, न्यूमरेटर में से 7 और डिनोमिनेटर में से 2, तो मेरा फ्रैक्शन 1/3 हो जाना चाहिए। ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लेट अस चेक द ऑप्शंस अगेन। सो चेक द फर्स्ट ऑप्शन 15/26, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर, ठीक है। इसमें से मेरे को एक घटाना है 14, इसमें मेरे को 2 जोड़ना है 28। 14/28 हाफ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये भी तो चेक करना है। तो देखो 15 में से 7 घटाया 8, 26 में से 2 घटाया 24, ये 1/3 आ गया, बिल्कुल आ गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीधा सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बिकॉज दोनों बातें सेटिस्फाई हो। सो ऑप्शन अप्रोच, कोई इक्वेशन बनानी ही नहीं है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The car hire charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. अभी जैसा सैलरी वाला किया था वैसा ही। For a journey of 12 kilometers the charges paid are 89. भाई 12 किलोमीटर की जर्नी के आप कितने रुपए देते हो? 89, ठीक है। और 20 किलोमीटर की जर्नी के आप 145 देते हो, 20 किलोमीटर की जर्नी के आप 145 देते हो। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल अ पर्सन विल हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो कितना पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक चीज साफ नजर आ रही है कि 12 से 20 जाने में 8 किलोमीटर का इजाफा हुआ और 89 से 145 आने में हमारे पास 56 रुपीस का इजाफा हुआ। मतलब एक बात तो पक्की है कि जो फिक्स चार्ज यहाँ था वही फिक्स चार्ज यहाँ भी है, मतलब ये जो 56 बढ़ा ये तो डिस्टेंस की वजह से ही बढ़ा। कितनी डिस्टेंस बढ़ी? 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर के लिए 56 रुपीस देने पड़ते हैं, तो 1 किलोमीटर के लिए 7 रुपीस देने पड़ेंगे कि नहीं, 56/8। इसका मतलब पर किलोमीटर चार्ज मेरा 7 रुपी हुआ, ये मुझे मिल गया। पर किलोमीटर चार्ज मेरा 7 रुपीस हुआ। अब आप ये देखो कि जब आप 20 से 30 जा रहे हो तो आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से यहां जब आएंगे तो 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पैसा देंगे कि नहीं देंगे? फिक्स चार्ज तो उतना ही है ना जितना पहले था, तो वो तो मेरे को बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 145 में ऑलरेडी आ गया। मुझे खाली 7 रुपए के हिसाब से 10 किलोमीटर का पैसा जोड़ना है, यानी इसमें 70 रुपए जोड़ूंगा कि नहीं, और 145 में 70 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 215। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बी, विच इज 215, ठीक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A train travels a distance of 300 km at a constant speed. कितनी डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को? 300 किलोमीटर। If the speed of the train is increased by 5 kph, अब वो बोल रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 से बढ़ाएं, ठीक है, तो द जर्नी वुड हैव टेकन 2 hours लेस। तो आपको टाइम कितना लगता? 2 hours लेस, ठीक है।
व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें बताना ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। अब अगेन मैं इसको ऑप्शन से ही करूंगा, इक्वेशन से नहीं करूंगा। लेट मी टेक द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, उसको हम S1 बोल देते हैं, कितनी है 25, ठीक है। तो अभी जो चेंज स्पीड होगी, चेंज स्पीड मतलब 5 किलोमीटर से बढ़ाने पे, तो भाई 25 की जगह कितनी हो जाएगी 30। अब आप देखो, आपको डिस्टेंस तो 300 ही कवर करनी है हर केस में, एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको आता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, ठीक है, राइट। तो यहां से मेरे पास टाइम का क्या फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, टाइम निकालने वाला हूँ। डिस्टेंस कितनी है मेरी 300, टाइम स्पीड कितनी है मेरी 25, व्हाट इज 300 अपॉन 25, व्हाट इज 300 अपॉन 25, इट इज 12। इसका मतलब मेरे को 12 घंटे लगेंगे जर्नी करने में ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। अच्छा, जो मेरी बदली हुई स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, उस पर मेरे को कितना टाइम लगेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी भी डिस्टेंस तो 300 ही भागनी है ना, ठीक है, लेकिन अब स्पीड 30 हो गई, तो अब मेरे को 10 घंटे ही लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। उसने मेरे को बोला था कि जब मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मेरे को 2 घंटे कम लगने चाहिए। जरा देखो, यहाँ 12 घंटे लगे, यहाँ 10 घंटे लगे, 2 घंटे कम लगे कि नहीं लगे। यस, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर चुका है कंडीशंस। नहीं करता तो हम दूसरा ऑप्शन ले लेते, 3 ऑप्शन चेक करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी बोल रहा है मैन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब मैन की जो रोइंग रेट है उसको मैं एक्स बोल देता हूं, वो है 5 kph, किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी नहीं बह, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप द रिवर एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो प्लीज रेफर टू द वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन ऊपर अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जर्नी, क्या फर्क होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है भाई पानी के साथ जाना, अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के अगेंस्ट जाना। तो जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, ठीक है, जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो स्पीड है वो बेसिकली x प्लस वाई हो जाती है, जहां पे x तो आपकी स्पीड और y पानी की स्पीड। जबकि जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो आपकी जो स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाती है, जहां पे आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड घट जाती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि हमें कितनी डिस्टेंस जानी है, 40 किलोमीटर, जानी भी है आनी भी है, ठीक है। सो डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर ही है, राइट। एक्स मुझे पता है 5, वो पूछ रहा है रेट एट विच द रिवर फ्लोज, इसका मतलब वो मेरे से y की वैल्यू मांग रहा है, वो मेरे से y की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। सो y इज अननोन है। तो अभी चालू हो जाओ, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम लिखते हैं, डाउनस्ट्रीम। अभी देखो डाउनस्ट्रीम ये रहा 40 किलोमीटर डाउन, कितना टाइम लगेगा भाई डाउनस्ट्रीम जाने में, कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 40 अपॉन 5 प्लस वाई, ये ठीक है, राइट। नाउ लेट्स गो टू अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा भाई, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो अभी भी 40 ही जानी है, ये देखो 40 ही जानी है अप द रिवर, राइट। लेकिन अब की बार स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी, तो ऊपर तो 40, नीचे 5 माइनस वाई आ गया। अब वो मेरे से कह रहा है कि भाई जितना टाइम मेरे को ऊपर जाने में लगा, ठीक है, वो नीचे जाने वाले टाइम का थ्राइस है। मतलब वो मेरे से क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, यही तो बोल रहा है। सो लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन। टी यूएस का वैल्यू कितना है 40 अपॉन 5 माइनस वाई, टी डीएस का वैल्यू कितना है 40 अपॉन 5 प्लस वाई, ये हो गई मेरी इक्वेशन की नहीं, ठीक है। अभी देखो 40 से 40 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा 5 प्लस वाई, इधर क्या आएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 3 इंटू वाई 3 वाई, ठीक है। ये 5 को भेजो उधर, 3 वाई को भेजो इधर, इधर हो गया 4 वाई और इधर हो गया 15 माइनस 5 10। यहां से y की वैल्यू 2.5 आती है कि नहीं आती, y की क्या वैल्यू आती है 2.5, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी बोल रहा है 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 8, ठीक है। अच्छा, रूट 8 को देखा जाए तो रूट ऑफ 2 की पावर 3 हो गया, और रूट का मतलब पावर हाफ होता है, मतलब 2 की पावर 3 की पावर हाफ हो गया,
मतलब 2 की पावर 3/2 हो गया, बिकॉज पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो अभी मेरे को क्या दिखा कि 2 की पावर x प्लस वाई किसके बराबर हुआ, 2 की पावर 3/2, तो ये इसके बराबर हुआ, ठीक है। एंड 2 की पावर 2x माइनस वाई भी किसके बराबर हुआ, 2 की पावर 3/2, क्योंकि ये भी इसके बराबर, दोनों ही बराबर। तो यहां से मेरे को एक चीज मिल गई ना, बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, तो x प्लस वाई 3/2 आना चाहिए और 2x माइनस वाई भी 3/2 आना चाहिए। ये मेरे को दो चीजें मिली कि नहीं मिली, बिकॉज बेस सेम है तो पावर सेम होगी। अब इसके बाद मैं चाहूं तो भले ही सॉल्व कर लूं और वरना ऑप्शन चेक कर लूं सीधा। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो 1 प्लस हाफ करने पे 3/2 आता है, बिल्कुल आता है। और अगर मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं एक्स और वाई की, तो देखो 2 इंटू वन माइनस हाफ, 2 इंटू वन मतलब 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ 3/2 होता है ना भाई, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हमने बेस सेम कर दी, उसके बाद पावर को इक्वेट कर। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अभी बोलता है द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 intersects the line 3x minus y equal to 12 in which quadrant। भाई चार क्वाड्रेंट होते हैं ना हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई हमारा x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x y दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव। तो डिपेंडिंग ऑन इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एक्स वाई का आता है, हम बता सकते हैं ना कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस सवाल में वो क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब इसका मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोलता है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली आपको इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो आसान है भाई, यहाँ पे 3x सेम दिख गया, तो मैं सीधा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 3x से 3x कैंसिल, 2y प्लस y 3y, ठीक है। 6 माइनस 12 माइनस 6, तो y की वैल्यू माइनस 2y, मतलब y तो नेगेटिव आ गया। इस y को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दिया, जैसे फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट में डाला तो 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2, y की वैल्यू डाल दी बराबर 6। इससे मेरे पास 3x इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, माइनस 4 उधर गया तो 6 प्लस 4 हो गया, है ना, यानी 10। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 10/3 है, आई कि नहीं। बस तो मुझे पता पड़ गया कि मेरा जो x आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है और मेरा जो y आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, भाई x पॉजिटिव y नेगेटिव, देखो इधर कौन सा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सर, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। सो अनदर 10 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। आई होप समझ में आया होगा, फॉलो किया होगा। दिस कंप्लीट्स लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट वीडियो में विल टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।